हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल शाम को 8 बजे कुमार गौरव सर के द्वारा तिरंगा सीरीज का पार्ट नंबर 1 करवाया गया था। तो वहां पर सर के द्वारा जितने भी पॉइंट्स लिखवाए गए थे उन सभी को हमने यहां पर एक एक पॉइंट को हमने लिखा हुआ है और उसी सीरीज से मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करवाने वाला हूँ। ये जो अपनी क्लास है रिवीजन क्लास रहती है और ये अब 7 बजे करवाई जाएगी। डेली 7 बजे आपको इस क्लास को कर लेना है। पहले आपको इसका रिवीजन करना है, फिर 8 बजे सर की क्लास करवाई जाती है, आपको वो क्लास भी करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट अपना लिखा हुआ है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ए कनिंघम को। ए कनिंघम का पूरा नाम क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व शास्त्र जो विभाग है, भारतीय पुरातत्व जो विभाग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1851 में जनरल ए कनिंघम के द्वारा की गई थी। इसीलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख से संबंधित कौन से शासक हैं? भानुगुप्त शासक इससे संबंधित हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट अपना यहाँ पर दिया गया है कि वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले जो सिक्के प्राप्त होते हैं, किसके सिक्के प्राप्त होते हैं? तब आपको बताना है कि ये समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त होते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तब आपको बताना है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये गलत लिखा है, रपीग्राफी नहीं, यहाँ पर होगा एपीग्राफी। क्या होगा? यहाँ पर होगा एपीग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का जो अध्ययन है एपीग्राफी कहलाता है। इसको थोड़ा आप लोग सही कर लेना। उसके बाद में नीचे दिया गया है अभिलेख और उनसे संबंधित शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख से संबंधित शासक कौन है? कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का। नासिक का अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी बलसिरी से संबंधित है। प्रयाग का स्तंभ लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर का अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित है। ग्वालियर का अभिलेख प्रतिहार नरेश राजा भोज से संबंधित है। और भीतरी एवं जूनागढ़ का अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं हरिशेण। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोटक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा। किसके? जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिग्स बोसान की खोज किसके द्वारा की गई थी? हिग्स बोसान की खोज दो लोगों के द्वारा की गई थी, हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा। नाम क्या है इसका? हिग्स बोसान। इसे ही गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। गॉड पार्टिकल किसे कहते हैं? गॉड पार्टिकल हिग्स बोसान को कहते हैं। और ये जो हिग्स बोसान है हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा खोजा गया था। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कौन से वर्ष का है? ये है 2013 का। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन से वर्ष का है? शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है ये वर्ष 2009 का है। अगर पूछा जाए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ था, तब आपको बताना है कि ये 2010 में लागू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम है ये कौन से वर्ष का है? ये 2005 का है। और ये कब लागू हुआ? ये जो है 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? NREGA यानी कि नरेगा। नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या होता है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट अपना दिया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 से रिलेटेड। 86वां संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित है? यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, यह इससे संबंधित है। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 21A इससे संबंधित है।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। बंगाल का पहला जो गवर्नर है ये रॉबर्ट क्लाइव था और इसी के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में सन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग बताएंगे, केवल गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव बताएंगे। थोड़ा सा अंतर है और ये अंतर से आपका आंसर चेंज हो जाता है, इसलिए दोनों पॉइंट बारीकी से पढ़ लेने हैं आपको कि बंगाल का पहला गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव बताएंगे, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग बताएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, यहाँ पर क्या देना होगा आंसर, विलियम बेंटिक। देखिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग बताएंगे, भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो विलियम बेंटिक बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का पहला वायसराय कौन था। भारत का पहला वायसराय था कैनिंग। और भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल होते हैं। नाम सुना होगा आप लोगों ने वेद त्रयी का, तो इसमें कौन कौन से वेद शामिल होते हैं। ऋग्वेद शामिल होता है, सामवेद शामिल होता है, यजुर्वेद शामिल होता है। आपसे यहाँ प्रश्न ऐसे नहीं पूछा जाता है, प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है। तो ये तीनों अगर आपको याद होंगे, इसके अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो उसमें शामिल नहीं होगा, यानी कि इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है क्योंकि 4 ही वेद हैं। वेद कितने हैं, 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इसमें वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है, बाकी ये 3 वेद इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है। तब बताना है कि ये सामवेद को कहा जाता है। सभा और समिति, इनको क्या कहा गया है, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है, तो सभा और समिति को कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जादू टोना और अंधविश्वास का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। संगीत के बारे में पूछा जाएगा तो सामवेद बताएंगे, जादू टोना और अंधविश्वास के बारे में पूछा जाएगा तो अथर्ववेद बताएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपना दिया गया है पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं। पहले आपको ये याद रखना है पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते किसे हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर इसको हम सूर्य मानते हैं, यहाँ पर इधर क्या मानते हैं, सूर्य, और यहाँ पर मानते हैं क्षुद्र ग्रह वाली बेल्ट। क्षुद्र ग्रह वाली बेल्ट जो कौन कौन से ग्रह के बीच पाई जाती है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। इनके बीच में जो ग्रह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। और यहाँ पर पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें कहते हैं पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है क्षुद्र ग्रह जो बेल्ट होती है कहाँ पाई जाती है, एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पाई जाती है, तो ये जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अपना दिया गया है योजनाओं से संबंधित। यहाँ पर हम योजनाएं देखेंगे तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इसके तहत 0 बैलेंस वाले अकाउंट्स खोले गए थे और ये जो है वित्तीय समावेशन की दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। पूछा जाता है कि वित्तीय समावेशन की दुनिया की सबसे बड़ी योजना कौन सी है, तब आपको बताना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। शुरुआत कब हुई थी, 28 अगस्त 2014 को। उसके बाद में दिया गया है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को। 11 अक्टूबर को किसका जन्म दिवस होता है, जयप्रकाश नारायण का। क्या होता है, किसका जन्म दिवस होता है, जयप्रकाश नारायण का। उसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, ये संबंधित है वैक्सीनेशन से। नेक्स्ट पॉइंट है सौभाग्य योजना। सहेज बिजली हर घर योजना की शुरुआत कब हुई थी, 25 दिसंबर 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की जयंती पर। नेक्स्ट पॉइंट है जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 25 दिसंबर 2019 को हुई थी। उसके बाद में बात करेंगे कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हर घर जल जो है इसके लिए लक्ष्य क्या घोषित किया गया है, 2024। टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसके लिए कौन सा वर्ष लक्ष्य घोषित किया गया है, 2025। शहरी आवास योजना के लिए कौन सा वर्ष लक्ष्य घोषित, 31 दिसंबर 2024।
उसके बाद में दिया गया है अपना अगला पॉइंट कैबिनेट मिशन से संबंधित। कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया गया था? कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था संविधान सभा के निर्माण के लिए। पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया था, तब आपको बता देना है कि इसका गठन मार्च 1946 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो है ये पैथिक लॉरेंस थे। और इसमें सदस्य कितने थे? इसमें कुल मिलाकर 3 सदस्य थे। इन 3 सदस्यों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला नाम है पैथिक लॉरेंस, दूसरा नाम है क्रिप्स, तीसरा नाम है अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस इसके हेड थे, बाकी 2 सदस्य ये भी आपको याद रखने हैं, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। उसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ मिलता है? मुंडकोपनिषद में मिलता है। 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? जवालोपनिषद में मिलता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय है। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ है। कौन सा है? गोपथ। उसके बाद में पूछा जाता है वेदांगों की संख्या कितनी है? देखो, वेद पूछे जाएंगे तो 4 बताएंगे, लेकिन अगर वेदांग पूछे जाएंगे तो कितने बताएंगे? वेदांग हैं 6। और ये 6 वेदांग के आपको नाम याद रखने हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये क्या हैं? ये 6 वेदांग हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? ये है अष्टाध्यायी। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं पाणिनि। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है बुध। और आपको याद रखना है कि बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। जिस प्रकार से आप लोग याद रखते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। उसी प्रकार से आपको याद रखना है कि बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। मॉर्निंग स्टार यानी कि भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। इवनिंग स्टार यानी कि सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। तो शुक्र से संबंधित आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे गर्म ग्रह पूछेगा, शुक्र बताएंगे। मॉर्निंग स्टार पूछेगा, शुक्र बताएंगे। इवनिंग स्टार पूछेगा, तब भी शुक्र बताएंगे। उसके बाद में आपको मंगल ग्रह के 2 उपग्रह याद रखने हैं, क्योंकि मंगल ग्रह के केवल और केवल 2 उपग्रह हैं और इन दोनों उपग्रह का आपको नाम याद रखना है, फोबोस और डिमोस। कौन कौन से हैं? फोबोस और डिमोस। आपको एक आंसर बताना है कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो सबसे छोटा उपग्रह है, इन दोनों में से कोई एक है। अब आपको ये चुनना है कि इन दोनों में से सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पूछा गया है कि मंगल ग्रह पर कौन सी गैस पाई जाती है? तो मंगल ग्रह पर मीथेन गैस पाई जाती है और मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहा जाता है। ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रख लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि ग्रह को रिंग वाला उपग्रह यानी कि वलय छल्ले युक्त उपग्रह, छल्ले युक्त वाला ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति का एक उपग्रह है, वो आपको याद रखना है, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह भी है, जिसका नाम है गैनीमेड। ये भी आपको याद रखना है। और आपको छोटा उपग्रह बताना है कि फोबोस है या फिर डिमोस है। उसके बाद में दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। प्रश्न पूछा जाता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था, तब आपको बताना है 1921 में। इसके लिए कितनी बैंकों को एक में मिलाया गया था? 3 बैंकों को, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन 3 बैंकों को मिलाकर बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? SBI। इसका नाम कब बदला गया था? 1955 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसी प्रकार से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में। और RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। RBI का मुख्यालय कहाँ है? RBI का मुख्यालय मुंबई में है। RBI का प्राथमिक मुख्यालय कहाँ था? RBI का प्राथमिक मुख्यालय कोलकाता में था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है न्यूनतम कोष प्रणाली से संबंधित। न्यूनतम कोष प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके तहत फंड कितना रखा जाता है? 200 करोड़ रुपए का फंड रखा जाता है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का गोल्ड और 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा को रखा जाता है।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा में किन दो बैंकों का विलय कर दिया गया है। तो विजया बैंक और देना बैंक का जो विलय किया गया है किसमें किया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है। इसी प्रकार से ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें किया गया है, पंजाब नेशनल बैंक में इन दोनों बैंकों का विलय किया गया है। बात की जाए मूल संविधान की, तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। कहने का मतलब है कि 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। ये 4 अनुसूचियां बाद में कौन कौन सी जोड़ी गई हैं, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। इन चारों अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया है, तो इसके लिए कोई ना कोई संविधान संशोधन किया गया होगा। तो आपको याद रखना है कि 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद में पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तब आपको याद रखना है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ पर यह 57 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। उसके बाद 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और नगर पालिका जो कि 12वीं अनुसूची है यह कब जोड़ा गया था, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। सभी अनुसूचियों को एक बार देख लेते हैं। पहली अनुसूची में किसका उल्लेख है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। उसके बाद में दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है, वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है, शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों से संबंधित है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। 6ठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के प्रशासन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में सूचियों का उल्लेख है, जो कि समवर्ती सूची, राज्य सूची होती हैं, उनका उल्लेख किया गया है, यानी कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है, भाषा वर्तमान समय में कितनी है, इसमें 22। उसके बाद में 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि ये जो दल बदल के लिए संशोधन है कौन सा है, 52वां है, ना कि 57वां। इसको आप लोग सही कर लेना, यहाँ पर 52वां आपको लिख लेना है। उसके बाद में पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तब आपको बता देना है कि इसमें 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तब आपको बताना है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और ये साहित्य, कला, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो कम से कम कितनी वर्ष उम्र होनी चाहिए, तब आपको बताना है 30 वर्ष। राज्यसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 80 में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हण है और इसी राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास के उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है महाभाष्य किसने लिखी है, पतंजलि ने। इंडिका किसकी है, मेगस्थनीज की। किताबुल हिंद किसकी है, अलबरूनी की है। रहेला किसकी है, इब्न बतूता की है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो सी यू की किसका ग्रंथ है, ह्वेनसांग का है। पृथ्वीराज रासो किसका है, ये चंद्रप्रदायी का है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, ये होता है 22 दिसंबर को। थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में पूछेगा तो 21 जून को होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पूछेगा तो 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है कि दिन और रात बराबर कब होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इस घटना को कहते हैं विषुव। क्या कहते हैं, विषुव कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, 21 जून को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब हुई थी, 2015 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत में करेंसी नोट प्रेस कहाँ कहाँ स्थापित हैं, तो ये नासिक यानी कि महाराष्ट्र, देवास यानी कि मध्य प्रदेश, सालबनी यानी कि वेस्ट बंगाल, मैसूर यानी कि कर्नाटक, इन 4 जगहों पर करेंसी नोट प्रेस स्थापित किए गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रध्वज, प्रारूप समिति, ये सभी पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय गान को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, तब आपको बता देना है 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने कब अपनाया, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना को कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसे स्वीकार कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तब आपको बताना है 10 मंडल हैं।
ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तब आपको बताना है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है? तब आपको बताना है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है, यानी कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। उसके बाद में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में गाय के लिए कौन से शब्द का यूज किया गया है? तब आपको बता देना है आघन्या शब्द का यूज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अमेजन वर्षा वन को किस नाम से जाना जाता है? अमेजन वर्षा वन को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। समुद्री वर्षा वन किसे कहते हैं? समुद्री वर्षा वन कहते हैं प्रवाल। समुद्री वर्षा वन प्रवाल को कहा जाता है। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? नील नदी का वरदान कहते हैं मिस्र को। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बजट से संबंधित। बजट का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जेम्स विल्सन को माना जाता है। बजट व्यवस्था का संस्थापक किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। नेक्स्ट पॉइंट है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट और स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया? इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? R.K. षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। अगर पूछेगा गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तब आपको बताना है जॉन मथाई ने। थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको याद रखना है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? गणतंत्र भारत का जॉन मथाई ने और स्वतंत्र भारत का षणमुखम शेट्टी ने। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया? तो सर्वाधिक बार बजट पेश किया था मोरारजी देसाई ने। कितनी बार पेश किया है इन्होंने? 10 बार। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है या संविधान में कहाँ पर है? तब आपको बताना है कि बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि संविधान में किसका उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद नंबर 112 में। बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है, उल्लेख किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि रेल बजट और आम बजट को एक ही में कब मिलाया गया? तो 2017 में मिलाया गया था। कौन सी समिति की सिफारिश पर? विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। कब? 2017 में। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल महिला सदस्यों की संख्या थी इसमें 15। अब यहाँ से 15 सदस्यों के नाम तो हम याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन हमको 2-3 नाम आपको यहाँ से याद रखने हैं कि एकमात्र महिला जो कि देसी रियासत से थी, एकमात्र महिला सदस्य जो कि देसी रियासत से थी, तब आपको बताना है एनी मस्करीन। और एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य का नाम आपको याद रखना है बेगम एजाज रसूल। और सर्वाधिक महिला सदस्य कौन से राज्य से थी? तब आपको बता देना है उत्तर प्रदेश से। एक बार इनके नाम देख लेते हैं फिलहाल। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मस्करीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षयानी वेलादुन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, और उसके बाद में पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये 15 महिलाएं, इसमें 15 सदस्य थीं और यह कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी, जिसमें से 2 पॉइंट हमने आपको बताए इंपॉर्टेंट, एक एनी मस्करीन से, एक बेगम एजाज रसूल से, और सर्वाधिक महिला किस राज्य से थी ये भी हमने आपको इसमें बताया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने केवल और केवल 20 से 22 मिनट आपके लिए हैं और पूरे सेशन का हमने आपको यहाँ पर रिवीजन करवा दिया है। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।